हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए चेतना, होस्ट ऑफ दिस कोर्स। ये कोर्स की हमारी फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आपको सैलरी का कोई अरियर पार्ट अब रिसीव होता है या फिर कोई पास्ट पेमेंट्स आपको अपने एम्प्लॉयर से या फिर प्रोविडेंट फंड का या ग्रेच्युटी का कोई भी अमाउंट आपका जो कि आपके पास्ट ईयर से बिलोंग करता है, कोई आपका अरियर है, अगर आपको फ्यूचर में या करंट ईयर में रिसीव हो रहा है तो उसकी टैक्सेबिलिटी के क्या प्रोविजंस हैं, किस तरीके से आप उसकी टैक्सेशन पर रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरियर सैलरी। बेसिकली अरियर सैलरी होता क्या है? जब हम मान लीजिए आपको पिछले सालों में कुछ सैलरी मिलती आ रही थी आपके एम्प्लॉयर से, और वो आपकी सैलरी जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज होती है। तो होता क्या है कि वो ईयर तो आपका पास ऑन हो चुका है, तो अब आपको जब आपकी वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सैलरी में चेंजेस आया है तो पास्ट ईयर्स की सैलरी का जो भी डिफरेंस अमाउंट था, अगर आपको वो फ्यूचर में मिलता है तो वो आपकी हो जाती है सैलरी अरियर। क्योंकि आपको वो पास्ट ईयर्स का अमाउंट अब मिल रहा है, तो जब भी हमें हमारा अरियर का अमाउंट मिलता है तो एक क्वेश्चन माइंड में आता है, या फिर आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो फुल अमाउंट पे आपका टैक्स यानी कि टीडीएस काटने की कोशिश करता है। क्योंकि एम्प्लॉयर के ऊपर भी ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रूलिंग होती है कि वो जो भी पेमेंट अपने एम्प्लॉय को करेंगे उसके ऊपर प्रॉपर टैक्स डिडक्ट करके तभी एम्प्लॉय को वो पेमेंट की जाएगी। तो उस केस में आपने देखा होगा आपका एम्प्लॉयर भी आपको कहता है कि आप अपनी जो है 10E की या फिर सेक्शन 89 की कैलकुलेशन लेके आओ, तभी हम आपका टैक्स कम कर पाएंगे। अदरवाइज हम आपका जो भी टैक्स रेट उस टाइम पे आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग चल रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स जो है डिडक्ट कर दिया जाता है। तो ये अरियर सैलरी होती है एम्प्लॉयज की, इसके ऊपर आप अपना रिलीफ क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 89। वो आप कैसे कर सकते हैं उसको पहले हम इस वीडियो में एक थियोरेटिकल उसका व्यू चेक कर लेते हैं। लॉ में क्या लिखा गया है पहले उस पैरामीटर्स को चेक कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि आप किस तरीके से इसको कैलकुलेट करें और किस तरीके से इसको क्लेम करें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में। Arrear salary refer to payment that an employee received for a previous period which were disbursed during the regular pay cycle. These can include pending increment, bonuses and other component. ये कुछ भी हो सकता है, आपका कोई पेंडिंग इंक्रीमेंट चल रहा है या फिर कोई आपका पास्ट बोनस था जो आपको अभी तक नहीं मिला है, तो किसी भी तरीके के ड्यूज हो सकते हैं जो आपको पास्ट ईयर्स में मिलने चाहिए थे बट वो अब आपको करंट ईयर में मिल रहे हैं। अरियर सैलरी इज टैक्स इन अ ईयर इट इज रिसीव्ड। आप सबको पता है कि जो हमारी सैलरी होती है वो रिसीव बेसिस पर टैक्स होती है। तो आपकी कभी भी आपने चेक किया होगा जब आपको फंड मिल जाता है तभी आपकी जो सैलरी है वो टैक्स होती है, कभी भी अक्रूवल बेसिस पे सैलरी को टैक्स नहीं किया जाता। तो ये भी जब आपको सैलरी का अरियर मिलता है तो रिसीव बेसिस पर ही इसको टैक्स किया जाएगा। Note the year in which it pertains. This can potentially lead to higher tax liability for the year when arrears are paid. इस लाइन का यहाँ पर क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। ये यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए आपको अभी 2023-24 चल रहा है हमारा फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए आपको कोई अरियर मिल रहा है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से बिलोंग करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक लिख देते हैं कि मान लीजिए आपको 2018-19 से बिलोंग करता है, ऐसा आपको अरियर जो है अब मिल रहा है 23-24 में। तो यहाँ पर माइंड में क्या चीज आती है कि उस टाइम पे तो आपका स्लैब रेट बहुत कम हुआ करता था जब आपको ये एक्चुअली मिलता, बट आज के टाइम पर ड्यू टू इंक्रीमेंट इन सैलरी आपका जो टैक्स स्लैब रेट है वो भी बढ़ गया है। लेट्स सपोज आपका जो 18-19 में जो आपकी टैक्सेबिलिटी थी वो सिर्फ आप जो है 10% में आते थे, बट अब आप जो है कितने में आते हैं 30% या फिर 20%, जो भी है आप उतनी परसेंटेज आपके ऊपर अब जो है एप्लीकेबल हो रही है। जिसकी वजह से क्या हुआ, अगर आपको ये अरियर उस टाइम पे मिल जाता तो आपको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता, सिर्फ आपको ये 10% टैक्स देना पड़ता। और क्योंकि अब ये आपको अब मिल रहा है तो अब आपको उसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज 30%। तो सबसे पहले जब हमें एक अरियर मिलता है ना तो सबसे पहले प्रॉब्लम ही ये फेस करनी पड़ती है कि मेरा टैक्स स्लैब रेट क्योंकि बढ़ गया तो अननेसेसरी
अननेसेसरी आपको जो है इन दोनों का डिफरेंस जो 20% है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज आपको ये अरियर आपकी एम्प्लॉय ने लेट दिया इसलिए। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक नया रूल निकाल रखा है, आपको रिलीफ प्रोवाइड कर रखा है अंडर सेक्शन 89। सेक्शन 89 का जो रिलीफ है वो कहता है कि अगर आपका स्लैब रेट चेंज हो रहा है जब आपको ये अरियर मिलना चाहिए था तब में और आज में, तो हम आपको जो भी आपको ये डिफरेंस अमाउंट 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, इस 20% का हम आपको रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। आपको ये एक्स्ट्रा 20% पे टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये होता है कॉन्सेप्ट हमारा रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). Section 89 of Income Tax Act is granted relief to the assessee in respect of taxability of arrear of salary. Here has been a continuous rise in rate of taxes year after year. Thus, it is clear that arrear of salary which increase total income in a later year. पहले आपकी इनकम कितनी थी 18-19 में? ओनली 10% आपकी इनकम थी। अब जब आपकी रिसीव हुई, जब आपको रिसीव हुआ अरियर इन 2022-23 तो आपकी जो है ये स्लैब रेट बढ़ के 30% हो गई। तो ये जो आपका इंक्रीज है जिसकी वजह से आपको हायर रेट पे टैक्स देना पड़ रहा है, जैसे यानी कि 30% पे अब आपको टैक्स देना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज ये आपको रिलीफ लेट मिल रहा है। तो सेक्शन 89 रिलीफ कैन बी क्लेम्ड ऑन द फॉलोइंग रिसीव ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर्स। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस 20% का रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। और ये आपको किस किस चीज पे रिलीफ क्लेम मिलेगा? एक तो आपकी सैलरी का अरियर हो गया, प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का अमाउंट अगर आप प्री मैच्योर कर लेते हैं तो भी आप ये ये जो रिलीफ है वो क्लेम कर सकते हैं। ग्रेजुटी का अमाउंट जब हमें रिसीव होता है वो भी हमें पास्ट ईयर्स का ही रिसीव होता है, तब भी मैं इसको क्लेम कर सकती हूँ। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, जब हम रिटायर होते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम अपनी पेंशन को एज अ कम्यूटेड पोर्शन भी ले सकते हैं, नॉन कम्यूटेड भी ले सकते हैं। तो अगर आप कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव कर रहे हैं तब भी आप इसको क्लेम कर सकते हैं। अरियर ऑफ फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन का अगर आपको अरियर मिल रहा है पास्ट ईयर्स का तो भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। कंपनसेशन और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब आपकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होती है तब भी आपको कुछ कंपनसेशन अमाउंट मिलता है जो कि आपके पास्ट ईयर्स से रिलेटेड होता है, तब भी आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो अब हम इसको क्लेम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे हम क्लेम करेंगे। सबसे पहले आपको जो आपके स्टेप्स है क्लेम करने के सेक्शन 89 के रिलीफ के, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपीज है, जिस ईयर में आपको वो रिलीफ मिला है उस ईयर में, ठीक है। आपकी 1 लाख सैलरी है और आपको जो रिलीफ मिल रहा है वो 10K यानी कि 10,000 आपको रिलीफ मिल रहा है, अरियर मिल रहा है, सॉरी, ठीक है। तो टोटल जो आपकी सैलरी इस बार आपको मिली वो मिली 1,10,000। तो यहां पर सबसे पहला स्टेप है कि आपको टैक्स कैलकुलेट करना है इस 1,10,000 पर इंक्लूडिंग अरियर, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए इस 1,10,000 पे आपको कितना टैक्स मिल रहा है। तो ये मेरा टैक्स आ गया। लेट सपोज मेरे को ये टैक्स लगता है 1,500 रुपीज। ये मैं जस्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप ये मत मानिएगा क्योंकि मतलब आज के स्लैब रेट के अकॉर्डिंग तो 110 पे कोई टैक्स बनता ही नहीं है। तो लेट सपोज आपने जो टैक्स बन रहा है आपका वो बन रहा है 1,500। तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में ये कहता है कि आप कैलकुलेट करो टैक्स ड्यू इन द करंट ईयर बाय एक्सक्लूडिंग अरियर। अब आपको देखना है कि अगर आप ये अरियर हटा देंगे तो आपका कितना टैक्स बनेगा, यानी कि इस 1 लाख रुपीज पे आपका कितना टैक्स बनने वाला है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो लेट सपोज इस 1 लाख रुपीज पे आपका टैक्स बनेगा ओनली 1,000 रुपीज। तो जस्ट बिकॉज ये अरियर आपको 10,000 रुपीज का पे इस बार मिला है, आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं टैक्स के करंट ईयर में। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, कंप्यूट द डिफरेंस ऑफ 2 फिगर्स 1 and 2। तो ये मेरी 2 फिगर आ गई, दोनों का जो मेरा अमाउंट है वो आ गया 500 रुपीज, मुझे जो एक्स्ट्रा पे करना है वो। फोर्थ स्टेप में ये कहता है नाउ कैलकुलेट योर टैक्स ड्यू इन द ईयर
for which the arrear has been received by including the arrear in your total income। यहाँ पर ये बात कर रहा है उस साल की जिस साल में आपको ये अरियर मिलना चाहिए था। तो ये मैंने लास्ट एग्जांपल में अपना लिया था 18-19 की हम बात कर रहे हैं। लेट सपोज 18-19 में आपकी जो इनकम थी वो थी 50,000 रुपीज, ठीक है। अगर आपको ये अरियर जो कि अब मिला है 10,000 रुपीज का उसी टाइम पे मिल जाता तो आपकी जो इनकम हो जाती उस ईयर की वो हो जाती है आपकी 60,000 रुपीज, ठीक है। तो अब आपको इस 60,000 पे अपना टैक्स कैलकुलेट करना है। इस पे जब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे अपना, तो लेट सपोज आपका जो टैक्स आ रहा है वो आ रहा है ओनली 700 रुपीज, ठीक है। 700 रुपीज आपका टैक्स आ रहा है मान लीजिए उस टाइम पे। तो अब ये फिफ्थ स्टेप में बोल रहा है कि देन कैलकुलेट योर टैक्स एबिलिटी इन द ईयर फॉर विच अरियर हैज बीन रिसीव्ड बाय एक्सक्लूडिंग द अरियर। अगर आप अरियर इसमें से हटा देते हैं, यानी कि सिर्फ 50,000 की अगर मैं बात करूं तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है। लेट सपोज इसके ऊपर आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो होती है सिर्फ 600 रुपीज। तो अब आपको ये देखना है कि अरियर के बाद आपको पे करना पड़ रहा है 700, अरियर से पहले पे करना पड़ रहा था 600। आपको सिर्फ 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ता टैक्स का अगर आपको ये अरियर उसी टाइम पर यानी कि 18-19 में मिल जाता तो। और अब आपको पे करने पड़ रहे हैं 500 रुपीज एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हम अब रिलीफ कैलकुलेट करेंगे कि कितना आपको रिलीफ यहाँ पे डिपार्टमेंट देगा। तो डिपार्टमेंट कहता है स्टेप नंबर 7 में लास्टली सब्ट्रैक्ट बाय स्टेप 6 फ्रॉम स्टेप 3 एंड यू विल गेट द रिलीफ अमाउंट। यानी कि स्टेप 6 में क्या था हमारा, इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस था। ये जो आपके 600 और 700 रुपीज है, इन दोनों अमाउंट का हमारा डिफरेंस था, दैट इज ₹100 फ्रॉम स्टेप 3। स्टेप 3 हमारा कितना है 500, ठीक है। ये कह रहे हैं कि 500 में से 100 रुपीज आप जो है डिडक्ट कर दीजिए, 400 का रिलीफ जो है मिल जाएगा। जब मैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करूंगी तब मेरे को 400 रुपीज का रिलीफ मिलेगा। इसका मतलब जो ये मेरा अरियर अमाउंट था 10,000 रुपीज का, उसके ऊपर मुझे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज ही टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि मुझे पहले पे करना पड़ता अगर मुझे ये अरियर उस टाइम पे मिल जाता तो, ठीक है। सो अब ये हमने छोटी सी कैलकुलेशन से देख लिया कि 89 का रिलीफ हमारा कैसे कैलकुलेट होता है। अब है आप ये रिलीफ कैसे क्लेम कर सकते हैं। एक फॉर्म होता है फॉर्म 10E। ये फॉर्म 10E आपका ऑनलाइन फाइल होता है। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन फाइल करके इस सेक्शन का जो रिलीफ है वो आप क्लेम कर सकते हैं। एम्प्लॉय रिसीविंग अरियर कैन क्लेम रिलीफ बाय इन्वॉल्विंग अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 89 एंड फाइलिंग फॉर्म 10E विच मस्ट बी फाइल्ड बिफोर द फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ये कह रहे हैं जब आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न आप फाइल करने जा रहे होंगे उससे पहले आपको 10E को अपलोड करना है, जब भी आप जो है इस रिलीफ को क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर यूजुअली ये मिस्टेक करते हैं सब लोग, वो क्या करते हैं पहले अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को अपलोड कर देते हैं, उसके बाद फॉर्म 10E अपलोड करते हैं। उसकी वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी फेस करना पड़ सकता है। जो आप ये क्लेम करेंगे 400 रुपीज रिलीफ, हो सकता है आपको ये डिपार्टमेंट अलाउ ना करे क्योंकि आपने 10E लेट भरा है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको जो 10E है वो पहले फाइल करना है अपने जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको फाइल करने से पहले। 10E फाइल करने के क्या स्टेप है ये मैंने एक थियोरेटिकली आपको बता दिया है, बट हाँ अभी आप नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन चेक करेंगे। ये एक ऑनलाइन फॉर्म होता है कि ऑनलाइन आप किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं वो मैं सारे आपसे जब हम ऑनलाइन बात करेंगे तब डिस्कस करने वाली हूँ। 10E आपको कब फाइल करना है, अपनी रिटर्न फाइलिंग से पहले फाइल करना है। और 10E के कितने आपके स्टेप्स होते हैं, देखिए इसमें कुछ एनेक्जर्स होते हैं, इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती है आपको। एरियर का एनेक्जर होता है, एडवांस का, ग्रेजुटी का, कंपनसेशन का, जो भी आपकी है जो इस भी नेचर का आपको फंड मिल रहा है वो आपको सिलेक्ट करना है, देन फॉर्म आपको जो है कंप्लीट करना पड़ता है। कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं 89 का रिलीफ क्लेम करने के लिए, तो वो है 10E फॉर्म आपको भरना है। कब भरना है, रिटर्न फाइलिंग से पहले भरना है और आपको ये ऑनलाइन भरना है। और एक आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब आप 10E भरते हैं तो क्या आपको अपने एम्प्लॉयर को उसकी कॉपी देनी है, तो नहीं, आपको एम्प्लॉयर को कॉपी देने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट एक अपनी रफ कैलकुलेशन स्टार्टिंग में अपने एम्प्लॉयर को बतानी होती है कि हमने 89 रिलीफ का
जो है कैलकुलेशन कर लिया है, इतना हमारा रिलीफ बनता है, आप हमें इतना रिलीफ अलाउ कर दीजिए जब भी आप हमारा टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तब। तो ये था हमारी एक छोटा सा थियोरेटिकली पार्ट मैंने इस वीडियो में कवर किया है कि आप इसको किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं और बेसिकली जो हमारा अरियर है वो होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली बात करने वाले हैं कि 89 को आप किस तरीके से क्लेम करेंगे। मैं आपको प्रॉपर जो आपको अरियर की कैलकुलेशन मिलती है वो भी हम चेक करेंगे कि कैसे आपको एम्प्लॉयर से कैलकुलेशन मिलती है और किस तरीके से आपको अपना क्लेम करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अरियर की कैलकुलेशन के लिए।